सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पाकिस्तान खुद अपने पड़ोसियों और दुनिया की भलाई के लिए त्यागे आतंकवाद। अजरबैजान में 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान ने किया इस मंच का दुरुपयोग। मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिक और प्रभावी बनाने पर दिया जोर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर और पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल नियुक्त। सत्यपाल मलिक गोवा और पीएस श्रीधरन होंगे मिजोरम के राज्यपाल। जम्मू कश्मीर में केंद्र के वार्ताकार रहे दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त। हरियाणा में बनेगी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया ऐलान। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेजेपी का होगा उप मुख्यमंत्री। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। चक्रवाती तूफान कियार के मद्देनजर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कर्नाटक, गोवा और कोंकण के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। 12 घंटों के दौरान शक्तिशाली चक्रवात में हो सकता है तब्दील। गोवा विश्वविद्यालय ने रद्द की आज होने वाली सभी परीक्षाएं। और दीपावली को लेकर देश भर के बाजारों में रौनक। आज शाम भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार अयोध्या। 5.5 लाख दियों से होगा रोशन। देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मनाई दिवाली। दुनिया भर में बसे भारतीयों को दीप प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति के अजरबैजान दौरे और गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अजरबैजान के दौरे पर हैं, जहां वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 18वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति अब से कुछ देर बाद बाकू कांग्रेस सेंटर पहुंचेंगे, जहां वो आम बहस में शामिल होंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 18वें सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। और इससे पहले कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में गुटनिरपेक्ष देशों के 18वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के मंच पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच का दुरुपयोग किया है। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये खुद पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि वो आतंकवाद से सख्ती से निपटे और इसके लिए निर्णायक कार्रवाई करे। ये न केवल इसके खुद के हित में है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी इससे फायदा होगा और पूरी दुनिया इससे लाभान्वित होगी। On the subject of terrorism, our thoughts naturally go to its contemporary epicenter, Pakistan. We regret that earlier today afternoon, this August forum was misused to justify once again its long-standing policy of conducting cross-border terrorism against its neighbors, including the state of Jammu Kashmir, which is an integral part of India. Let me make it very clear, it's an integral part of India. Indeed, we speak for the larger region in terms of this deep concern over Pakistan's behavior. All of us in this non-aligned movement are focused on meeting our developmental goals and aspirations. I was hearing the speeches of leader after leader. Everybody is focusing their attention on development. But Pakistan clearly needs to be much more to earn the confidence of our international community. It must decisively adjure terrorism for its own good. I underline, for its own good, for that of its neighbors and for the good of the world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2030 सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। As always, India stands ready to play its part. The underlying principles of India's development agenda is through everyone's support,
for everyone's development and towards everyone's trust. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vikas. That is the basic approach. This approach also mirrors the essence of the 2030 agenda for the sustainable development of leaving no one behind. A few weeks ago, the United Nations General Assembly, the Prime Minister of India, Sri Narendra Bhai Modi, outlined how India seeks to collectively make efforts to address these serious challenges facing the world through the new global platforms initiated by India. The Indian vision is a vision of collaborative endeavor for common good of humanity. As the Vedic saying written about 4,000 years ago suggests, I quote, "May our intentions and aspirations be alike so that a common objective unifies us all. That common objective is the welfare of all our citizens. Let us make our movement align with that overreaching objective of improving the quality of life of our people. Let us be aligned with the forces of peace and development." उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के संवर्धन में और करीब 2/3 मानवता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखने में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को प्रारंभ से ही इस यात्रा का हिस्सा बने रहने का गर्व है। In the 6 decades since Bandung and Belgrade, however, the world has undergone a remarkable transformation. Today, we are faced with serious challenges of an interdependent world. Globalization and unprecedented technological advances are shaping the 21st century in unpredictable, often disruptive ways. As we all strive to ensure inclusive and sustainable growth and a better future for our people, we must realize that our destinies are linked like never before. The adoption of the Paris Agreement on climate change and the global 2030 Sustainable Development Goals represent very milestones importantly in recognizing the interlinkages and interdependence of our actions and their impacts on our planet's health. अजरबैजान के बाकू में 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने वियतनाम के उपराष्ट्रपति दांग थी गोक थिन से मुलाकात की। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण सहयोगी मित्र है। दोनों देश आसियान में भी निकट सहयोगी हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्यूबा के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेज से द्विपक्षीय मुलाकात की और नए संविधान के तहत उनके निर्वाचन पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मिले और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने बहरीन के विदेश मंत्री खालिद बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुलाकात की। बात कुछ और अहम खबरों की। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके मुर्मू की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से 6 दिन पहले की गई थी। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी 59 साल के मुर्मू ने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी निभाई थी। वो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मुर्मू 31 अक्टूबर को श्रीनगर में उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का नेतृत्व करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त होने पर गिरीश चंद्र मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में उनके अनुभव से निश्चित रूप से राज्य के विकास में तेजी आएगी। मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर बनाए जा रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर को नियुक्त किया गया है।
65 साल के पूर्व नौकरशाह माथुर 1977 बैच के IAS अधिकारी हैं और पिछले साल मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो भी 31 अक्टूबर को लेह में उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख लेफ्टिनेंट के उपराज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत के CIC के रूप में और एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में उनके विविध अनुभव लद्दाख के समावेशी और सतत विकास में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बाकी बचे कार्यकाल के लिए गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। 2017 में उन्हें पहली बार बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और पिछले साल अगस्त में उनका स्थानांतरण जम्मू कश्मीर किया गया था। सत्यपाल मलिक मृदुला सिन्हा का स्थान लेंगे, जो इस साल अगस्त में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और 23 अक्टूबर तक पद संभाल रही थी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष PS श्रीधरन को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी असम के राज्यपाल जगदीश मुखी मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने PS श्रीधरन पिल्लाई को मिजोरम के राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि राज्य सार्वजनिक सेवा में उनके व्यापक अनुभव से बहुत प्रभावित होगा। राष्ट्रपति की ओर से एक अन्य आदेश के मुताबिक खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से वार्ताकार रहे दिनेश्वर शर्मा को लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान सरकार का नहीं, आतंकवादियों का नियंत्रण है। यह आतंकवादी नियंत्रण पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है। सेना प्रमुख ने कल दिल्ली में KM करियप्पा मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए ये बात कही। बिपिन रावत ने कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी शामिल है और पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। सेना की क्षमता पर सेना प्रमुख ने कहा कि इस साल के आखिर तक जवानों को अमेरिका में बनी सबसे बेहतर राइफल सिगसॉर मुहैया करा दी जाएगी। इस मौके पर सियाचिन वॉरियर के नाम से स्मारक टिकट भी जारी किया गया। Why is it that Pakistan has suddenly woken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय सेना के परसेप्शन मैनेजमेंट की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना और आतंक विरोधी अभियानों के विस्तृत और शानदार कवरेज के लिए राज्यसभा टीवी को सम्मानित किया गया है। सेना के काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल PS बाजवा ने राज्यसभा टेलीविजन को कल ये सम्मान दिया। सेना के मुताबिक राज्यसभा टीवी की कवरेज ने सकारात्मक रूप से राष्ट्रहित के लिए झूठे प्रचार का मुकाबला करने में मदद की है। राज्यसभा टेलीविजन ने भारतीय सेना के अभियानों पर कई ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है। बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी JJP मिलकर हरियाणा में नई सरकार बनाएंगे। इस सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री JJP का होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि कई निर्दलीय विधायकों का भी इस गठबंधन को समर्थन प्राप्त है। अमित शाह ने JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में कहा कि आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन जनादेश की भावना के अनुरूप है। इस दौरान अमित शाह और दुष्यंत चौटाला के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। JJP प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के हित में बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी के समर्थन के लिए अपने दादा चौधरी देवीलाल का जनसंघ के साथ रिश्ते का हवाला भी दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि हरियाणा में स्थिरता के लिए गठबंधन जरूरी था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली हैं जबकि JJP को 10 सीटें हासिल हुई हैं। जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर
भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार हरियाणा के विकास को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाएगी। एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि एक स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है। एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ जनसंघ के समय से चौधरी देवीलाल जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे या उसके बाद आज तक हम अलग अलग समय मिलकर साथ चले और आज भी प्रदेश को ज़रूरत है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन और प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। संसद भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास और क्षमता विस्तार की दिशा में काम शुरू हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल साफ किया कि इन ऐतिहासिक इमारतों की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इन इमारतों को अगले 250 साल के लिए तैयार किया जाएगा और ये सभी काम 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इमारतों के डिजाइन को तैयार करने का काम साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी HCP डिजाइन को सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय और राजपथ के आसपास के इन 3 किलोमीटर के क्षेत्र में संसद भवन से लेकर केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत अब इस सेंट्रल विस्टा के मेकओवर पर काम शुरू हो गया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि संसद भवन में सांसदों और मंत्रियों के बैठने की जगह में विस्तार होगा और 2022 में संसद का सत्र पुनर्विकसित इमारत में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक इमारतों की संरचना में बदलाव के बिना ये विस्तार का काम होगा। जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, देयर वाज नेवर एनी प्लान टू अल्टर दोस। देयर यूज कैन बी रिकॉन्टेम्पलेटेड। अब नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की जगह अगर आप मान लीजिए विदेश भवन बन गया है और उनके वहाँ पे वो किसी और यूज में आप डालना चाहें, दैट्स अ सेपरेट स्टेप, बट वी विल approach each of these decisions when we are ready to approach them. शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक पारदर्शी प्रक्रिया के बाद गुजरात की कंपनी HCP डिजाइन का चयन किया गया है, जो सेंट्रल विस्टा की इन इमारतों का नक्शा तैयार करेगी और उम्मीद जताई गई है कि नक्शे के मुताबिक अगले साल मई तक CPWD इस पुनर्निर्माण और पुनर्विकास का काम शुरू कर देगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में नवंबर 2021 तक सेंट्रल विस्टा को बनाने, अगस्त 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले संसद भवन के पुनर्विकास और 2024 तक सभी मंत्रालयों को एक ही स्थान पर समेकित कर समग्र केंद्रीय सचिवालय बनाने का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पार्लियामेंट में जो जगह नहीं है, जो MPs के लिए, जो 1000 MPs के लिए ऑफिस का जगह नहीं है बैठने के लिए, और जो पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी भी कम हो गई है, जो डिलिमिटेशन के बाद जो MPs आ जाएंगे तो लोकसभा राज्यसभा की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। तो वो बहुत दिनों से बात चल रही थी कि पार्लियामेंट को का स्पेस बढ़ाना है तो क्या नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा या एडिशनल स्पेस कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये नया जो पार्लियामेंट बनेगा वो 2022 के मार्च तक हमें पूरा करना है, जिससे कि जो 2022 का जो सेशन होगा अगस्त में, वो नए पार्लियामेंट में होगा, ऐसा सोचा जा रहा है। संसद भवन समेत सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की परियोजना के लिए सांसदों के साथ सभी हितधारकों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
इस परियोजना के डिजाइन को लेकर जितने भी आइडिया अभी तक सामने आए हैं, उनमें से किसी ने भी इन इमारतों को तोड़ने का विचार नहीं किया है। रायसीना इलाके में संसद भवन से लेकर तमाम इमारतें 100 साल पुरानी हो चुकी हैं और इन्हें भूकंप रोधी बनाने से लेकर मरम्मत और विस्तार देने की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। सेंट्रल विस्टा के तहत राजपथ पर स्थित ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की वो ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां पर आज के दौर में रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न तमाम मिनिस्ट्रीज यहां पर चल रही हैं। लेकिन जो नया प्लान बन रहा है उसके मुताबिक अब ये सारे मंत्रालय एक केंद्रीकृत जगह पर जाएंगे और वहीं से संचालित किए जाएंगे और इन इमारतों का इस्तेमाल अब किसी दूसरे काम में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो संसद भवन है उसके भी मेकओवर की तैयारी है। हालांकि उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर से एक कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो सकता है, उसका विस्तार देखने को मिल सकता है। और ये तय किया गया है कि 2022 में जो संसद का सत्र होगा वो नई संसद की बिल्डिंग में होगा। दिल्ली में निहाल सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए CSIR ने करीब 1400 मनुष्यों के जीनोम सैंपल पर अनुसंधान किया है, जिसमें से करीब 1008 सैंपल की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अनुसंधान को काफी महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार इसका आगे क्लिनिकल और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के विकास के लिए प्रयोग करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले एक जीनोम की स्टडी पर 70 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से एक जीनोम की स्टडी पर केवल 1 लाख रुपए का खर्च आता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर और दूसरे बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, उनके एडवर्स रिएक्शंस से उनको बचाने के लिए किसको कौन सी दवाई उपयोगी हो सकती है, किसके लिए कौन सी दवाई नुकसानदायक हो सकती है। यानी इस फील्ड का एक प्रकार से पूरे व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान जेनेटिक्स की दृष्टि से उन्होंने कंप्लीट करके दिखा दिया है। जो काम आज से 10 साल पहले करने में 70 लाख रुपए तक का खर्चा होता था, वो अभी सिर्फ इसी स्टेज में 1 लाख रुपए के अंदर ही उपलब्ध हो जाएगा। अरब सागर में गहरे विक्षोभ के चलते चक्रवाती तूफान क्यार तेज हो गया है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके अत्यधिक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गोवा, कर्नाटक और कोंकण के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर गोवा विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण और उत्तर कन्नड़ जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। चक्रवात क्यार के चलते तेज हवाएं भी चलेंगी। आज इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान क्यार के चलते भारी बारिश हो सकती है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। 1411 नौकाएं समुद्र में गई थी, जिनमें से 1378 वापस लौट आई, जबकि 33 नौकाओं को सुरक्षित समुद्र किनारे लाने के प्रयास जारी हैं। वहीं कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इराक में सरकार के खिलाफ ताज़ा प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारी बेरोजगारों के लिए नौकरियों के प्रबंध करने, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में भी हफ्ते भर चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा, पंजाब को पराली जलाना पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण सचिव CK मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली के त्योहार और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली की हवा के लिए अगला 1 सप्ताह गंभीर रहने वाला है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा को कम से कम इन दिनों में पूरी तरह से पराली जलाए जाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 3 सप्ताह विशेषकर 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक गंभीर रहने वाले हैं और इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। दुकानों में खरीदारों की
भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं बच्चों में भी दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है और हर साल की तरह इस बार भी दियों की दुकानों में भी जमकर खरीदार पहुंच रहे हैं। वहीं भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में राम की पैड़ी में लाखों दिए सजाए जा चुके हैं। आज शाम यहाँ 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जो एक बार फिर विश्व कीर्तिमान होगा। साथ ही यहाँ रामचरितमानस का लेजर शो, 13 देशों की रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि भी रामलीला देखने पहुंचेंगे। दुनिया भर में बसे भारतीयों को दिवाली की बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रकाश का ये पर्व देश के महत्वपूर्ण सिद्धांत, धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। 24 अक्टूबर को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भारतीय अमेरिकी लोगों के समूह के साथ दिवाली मनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली की शुरुआत पर मेलेनिया और उन्होंने प्रकाश उत्सव मनाने वाले लोगों के खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करता रहेगा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को अपने विश्वास और विवेक के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।